अगर आपको इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का समय आपको आपका कैल्सी रेडियन मोड में रखना है। 20 फॉर्मूला की मैंने ना ट्रिक दिए, किस तरीके से याद, क्या दिए, ट्रिक। तो मैंने वेक्टर आइडेंटिटीज काफी बड़ा पार्ट है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तब जाके ये सॉर्ट होता है। आपके ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सम जो कि स्टोक्स थ्योरम के, वो सॉल्व हो सकते हैं किससे, इस लाइन इंटीग्रल की कॉन्सेप्ट से। वो भी कौन सी कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा यूज होगी, एलिप्स और सर्कल के सम सबसे ज्यादा इनडायरेक्टली यूज होते हैं स्टोक्स थ्योरम में, जिसकी आपको डायरेक्ट लॉटरी मिल सकती है। आप बोलोगे सर ऐसी सीक्वेंस तो आपने नोट्स में भी नहीं दी है। यार ये स्ट्रेटेजी है, वो भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, दिमाग लगाना पड़ता है इंजीनियरिंग वाला। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं M3 ENTC की एंड सेमेस्टर की स्ट्रेटेजी, वो भी मई 2025 के लिए। बहुत छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट नुस्खे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ओवरऑल किस तरीके से आपका सिलेबस सेट है, ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जो आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। सिर्फ PYQ किया तो चलेगा क्या, प्रीवियस पेपर्स में ऐसा क्या था जो कि हमेशा एग्जाम में रिपीट मोड में आता है। तो ये सारा सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे अलोंग विद सर। कुछ स्किप करने के लिए है क्या आपके पास इस यूनिट में, ये भी आपको बताऊंगा। यार कम समय में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अगर पढ़ाई करनी है तो कॉन्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, और आपको पता है कॉन्सेप्ट और पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट ऐप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 के लिए है आलसी इंजीनियर का ऐप। यार फटाफट ऐप डाउनलोड करो, डेमो सेशन देखो, और हाँ आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज आपको नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछना है कि हाँ कुछ ऑफर है क्या। अगर ऑफर है अवेलेबल तो फटाफट ऑफर अप्लाई करो और कोर्स खरीद लो, और ना एग्जाम्स के लिए ना खतरनाक वाली प्रिपरेशन करो। हमें बाद में एग्जाम के बाद रिजल्ट के पहले सपने नहीं आने चाहिए कि यार नहीं मेरा तो M3 बैकलॉग लगा, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए बिना टाइम गवाए शुरुआत करते हैं। 4 यूनिट रहते हैं, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 हम लोगों को एंड सेमेस्टर के लिए। अब शुरुआत यूनिट वाइज करता हूं, लेकिन उसके जो टॉपिक्स करने हैं उसकी सीक्वेंस जो बताऊंगा वही आपको फॉलो करनी है, उसका आपको फायदा हो सकता है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यूनिट नंबर 3 के लिए, यूनिट नंबर 3 है आपका न्यूमेरिकल मेथड्स। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूनिट 3, 4, 5, 6 में अगर आप मुझे पूछो कि सर सबसे आसान यूनिट कौन सा है, तो वो है आपका यूनिट नंबर 3। आपको यूनिट 3 की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना जरूरी है। और हाँ, जब भी पेपर आपके सामने आए प्लीज MCQs इमीडिएट सॉल्व करना बिल्कुल शुरू मत कीजिएगा। पेपर जब आपके हाथ में आएगा सबसे पहले आप अटैक करोगे यूनिट नंबर 3 के लिए। पहले यूनिट 3 के 15 मार्क लेके आओ, फिर हम लोग देखेंगे आगे MCQ का क्या करना है या फिर नेक्स्ट यूनिट करना है कि नहीं करना है। अब अगर पता है कि जैसे ही पेपर आपके सामने आएगा और यूनिट 3 सामने रहेगा, तो यूनिट 3 में है क्या, देखो फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन, न्यूटन का इंटरपोलेशन, ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन्स के रूल, यूलर्स मॉडिफाइड यूलर्स मेथड और रंगीकुट्टा। ये है आपका ओवरऑल सिलेबस। अब सर इसकी पढ़ाई हम लोग ने किस तरीके से करनी चाहिए, तो मैं आपको इसकी सीक्वेंस लगा के देता हूं। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब मैं इसके एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ चीजें और कुछ हिंट बताऊंगा। देखो सबसे पहले आपको जो शुरू करना है वो करना है इस टॉपिक के साथ, जब आप पढ़ाई कर रहे हो यूलर्स, और उसके बाद आपको पढ़ना है मॉडिफाइड यूलर्स, राइट। अब ये 2 टॉपिक खत्म होने के बाद आपको बता दूं, पहले आप यूलर्स सीखोगे, उसके बाद अगर आप मॉडिफाइड यूलर्स करोगे तो मॉडिफाइड यूलर्स की जो शुरुआत है वो खुद यूलर्स से ही होती है, तो इसीलिए तो इसका ये मॉडिफाइड वर्जन कहलाया जाता है। और उसके इमीडिएटली बाद आपको करना है रंगीकुट्टा मेथड। अब वैसे देखा जाए तो रंगीकुट्टा मेथड में आपको 2 ऑर्डर्स पूछे जाते हैं, एक सेकंड ऑर्डर होती है, एक फोर्थ ऑर्डर, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑर्डर की प्रिपरेशन करनी है। एग्जाम्स में फोर्थ ऑर्डर के ऊपर बहुत सारे सम्स आते हैं। अब इन 3 टॉपिक में सर ऐसा क्या है जो आप हमें बताना चाहते हो, जो कि यार एक बहुत खतरनाक वाली मस्त वाली हिंट रहेगी हम सभी के लिए, तो बता देता हूं। आपको इनिशियल वैल्यू ऑफ x, इनिशियल वैल्यू ऑफ y, x0 y0 हमेशा दिया जाता है, आपको h हमेशा दिया जाता है, और इसी के साथ साथ आपको एक dy/dx नाम की टर्म दी जाती है। लेकिन किसी को बताओ मत, ये dy/dx एक्चुअल में हमारा फंक्शन होता है, और इन सभी को लेके आपके इन तीनों सेट के फॉर्मूले बने हुए हैं। और ये सब करने के लिए आपको कैल्सी का एक बेहतरीन यूसेज जो है वो करना बहुत जरूरी है। तो एक एक सम पिक करो, यूनिवर्सिटी आस्टी भले ही लो, लेकिन वो सम पूरा स्टार्ट टू एंड सॉल्व करने की कोशिश करो। और डेसिमल पॉइंट के बाद आपको 4 डिजिट तक के कैलकुलेशन करने हैं। कितने डिजिट तक करने हैं? 4 डिजिट। इस चीज को कभी मत भूलना। अब ये 3 चीजें खत्म होने के बाद सर इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट स्लॉट में क्या करना है सर, देखो ये 3 चीजें खत्म होने के बाद आप एक ब्रेक ले सकते हो। इसको करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे लगते हैं। कितना? 2 आवर्स तो आपको चाहिए। तो यहां पे मैं टाइमर भी दे देता हूं कि भाई इसको आप
2 घंटे में खत्म कर सकते हो। विद सॉल्विंग होता है यार, इसको ज्यादा समय नहीं लगता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको करना है वो करना है ट्रेपेजोइडल, राइट। उसके बाद सिम्पसन्स, और सिम्पसन्स के आपको पता है 2 टाइप है, एक 1/3 वाला रूल है और एक 3/8 वाला रूल है। तो आपको ये ओवरऑल एज गुड एज 3 टॉपिक्स करने हैं। अब आप वापस से पूछो सर इन 3 टॉपिक्स में ऐसा क्या है जो मुझे लगने वाला है, जो मैंने अच्छे से करना है, तो बता देता हूं। ये देखो, ट्रेपेजोइडल हो, सिम्पसन्स हो, इसके लिए सबसे जरूरी है कि ये बेसिकली न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सबसे पहले तो यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ता है, इंटीग्रल y dx, और ये करने के लिए जरूरी है कि आपके पास टेबल हो x की वैल्यू और अकॉर्डिंगली y की वैल्यू। x की वैल्यू और अकॉर्डिंगली y की वैल्यू का मतलब क्लियरली मैं आपको बता दूं, ये जब आप करोगे ना, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास सारे y के सैंपल्स रेडी हो। एक बार आपके y के सैंपल्स रेडी हुए तो आप सेम सम ट्रेपेजोइडल से भी कर सकते हो, सिम्पसन्स 1/3 से भी कर सकते हो, और सिम्पसन्स 3/8 से भी कर सकते हो। तो ये आपका कंसिडर करके चलो कि ये आपका अराउंड 1.5 आवर लेगा। हाँ, एक छोटी सी चीज, अगर आपको इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का समय आपको आपका कैलसी रेडियन मोड में रखना है। कौन से मोड में रखना है? रेडियन मोड में रखना है। तो इसको सर कितना टाइम लगेगा? भाई ये भी कुछ बहुत बड़ा या फिर बहुत खतरनाक वाला टॉपिक है नहीं। ये भी करने के लिए जब आप जाओगे यू विल फाइंड कि ये जो चीज़ है आपकी, ये भी आपकी 2 घंटे में खत्म होगी। देखो यार, हम लोग बहुत अच्छे से ये टॉपिक सॉर्ट कर रहे हैं, चीज़ें सॉर्ट कर रहे हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको कंफर्टेबल फील हो। अब सर इसके बाद कौन सा टॉपिक लूं? आप देखो, रंगे कुट्टा खत्म कर चुके, यूलर्स मॉडिफाइड यूलर्स खत्म हो चुका है, ट्रेपेजोइडल और सिम्पसन्स के बारे में भी बता चुका हूं। अब जो आपको नेक्स्ट एंट्री लेनी है वो लेनी है लैग्रेंजेस। अब लैग्रेंजेस में हमें बेसिकली क्या करना पड़ता है, तो आपको बता देता हूं कि एज यूजुअल हमारे पास एक टेबल दिया हुआ रहता है, और हमें ये जो एलिमेंट्स है जैसे कि L0 है, L1 है, L2 है, इनको लैग्रेंजेस के पॉलिनोमियल बोलते हैं। इनको हम लोगों को फाइंड आउट करना है, और इनके स्पेसिफिक फॉर्मेट्स है, इनके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, जिनको यूज करके हमें इसके कैलकुलेशंस करने हैं। लैग्रेंजेस टेक्स टाइम। अगर आपको सिर्फ 3 सैंपल्स दिए तो लैग्रेंजेस जल्दी खत्म होता है, लेकिन मोर देन 3 सैंपल्स होंगे तो लैग्रेंजेस करने के लिए काफी टाइम जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पे वो आपको एक पॉलिनोमियल निकालने के लिए भी बोलते हैं जहां पे सारे आंसर्स एक्स में होते हैं, या फिर आपको वो लोग ये भी पूछते हैं कि आंसर जो है वो आपको डायरेक्टली x इज इक्वल टू समथिंग समथिंग पे फाइंड करना। क्या फाइंड करना होता है मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पे हमें y फाइंड आउट करना है, दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ L0 y0 प्लस L1 y1 प्लस L2 y2 सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस केस में L0 L1 L2 के स्पेशल फॉर्मूलाज है जहां पे आपको x के एलिमेंट्स पे खेलना पड़ता है और उसके आंसर्स निकालने पड़ते हैं। प्रैक्टिस करो दोस्तों, इसके ऊपर के सम्स एग्जाम में आते ही आते हैं आपको। अब लैग्रेंजेस के बाद सर ऐसा क्या है फिर टॉपिक आपको करना है, बता देता हूं। 1 2 3 और लैग्रेंजेस खत्म हो चुका है। नेक्स्ट अब एंट्री होगी न्यूटन के इंटरपोलेशन के लिए। अब सर लैग्रेंजेस के लिए आपने तो बताया नहीं हमें कितना समय लगेगा, तो लैग्रेंजेस के लिए जो समय आपको लगेगा आप कंसिडर करके चलो यार, ये ज्यादा बड़ा है नहीं, ये 1 घंटे में हो सकता है। आपको कोई भी 2 यूनिवर्सिटी आज सम जो है वो इसके सॉल्व करना है, तो 2 घंटे 2 घंटे 1 घंटे टोटल 5 घंटे आपके अभी तक हो चुके हैं। नेक्स्ट इज फाइनल लॉट इन दिस केस इज, अब आप लास्ट इसमें करोगे वो करोगे न्यूटन्स। अब न्यूटन्स में 2 टाइप है, एक है आपका फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और एक है आपका बैकवर्ड इंटरपोलेशन। इस न्यूटन के इंटरपोलेशन के लिए आपको किन किन चीजों की प्री रिक्विजिट लगेगी, तो बहुत ध्यान से सुनो। अभी जो बताने वाला हूं यार बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। पहले तो न्यूटन्स के इंटरपोलेशन के लिए आप देख सकते हो ऊपर एक टाइटल लिखा हुआ है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। आप अगर बाय चांस ऐप से पढ़ना चाहते हो तो आपको फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर का एक बड़ा सारा वीडियो दिखाई देगा अराउंड 35-40 मिनट्स का। उतना करना ही नहीं है, सिर्फ पहले 15 मिनट करने हैं। कितना करना है? फर्स्ट 15 मिनट्स। क्यों? क्योंकि हमें फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है डेल्टा, और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को बोला जाता है डेल, सिंबॉलिकली ऐसे। और अलोंग विद दिस देयर इज समथिंग कॉल्ड एज शिफ्ट ऑपरेटर होता है। ये तीनों की आपको एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। एंड देन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और बैकवर्ड डिफरेंस का एक टेबल है, वो टेबल किस तरीके से बनता है इसके बारे में भी आपको एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। एक बारी आपको इनकी जानकारी हो जाए तो फिर आपके पास फॉर्मूला बन के निकलता है फॉरवर्ड का और फॉर्मूला बन के निकलता है बैकवर्ड का। और इसमें भी आप देखोगे, मैं आपको बस बता देता हूं, होपफुली आपको समझ में आ जाए। जब हम लोग फॉरवर्ड के बारे में बात करेंगे, मैं फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में बताता हूं, तो आपको y इज इक्वल टू y0 प्लस u डेल्टा y0
प्लस यू इंटू यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट वगैरह वगैरह फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। और सेम जब आप बैकवर्ड के लिए जाओगे तो इसी फॉर्मूला में y इज इक्वल टू, अब ये पीछे से शुरू होगा, u डेल हो जाएगा, y हो जाएगा प्लस u, यहाँ पे छोटा भाई था पहले तो यहाँ पे बड़ा भाई वगैरह वगैरह वाली ट्रिक्स मैंने बच्चों को सिखाई हुई है। आप वीडियो देख सकते हो, इसका ऐप पे अवेलेबल है, आपको इसका फायदा हो सकता है। तो ये जरूरी है, एग्जाम में आता है, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों को अच्छे से करके जाना। एंड बेसिकली दोस्तों ये 15 मिनट का करके जब आप न्यूटन इंटरपोलेशन करोगे तो ये पूरा यूनिट आपका खत्म हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल। इस तरीके से आपको यूनिट नंबर 3 की पढ़ाई करनी है। अब फुल एंड फाइनल सवाल, सर आप बताओगे सर हमें कि ये जो करना है इसके लिए अपने को कितना टाइम लग सकता है। भाई ये जो है ना, आप पकड़ के चलो 2 सम फॉरवर्ड का बैकवर्ड का बहुत अच्छी तैयारी भी करिए और 1.5 आवर्स आप इसके ले सकते हो। आप मुझे बताओ अभी आपको ओवरऑल यूनिट खत्म करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। भाई 6.5 आवर्स में आपका पूरा यूनिट आपके जेब में जा रहा है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, देखो वो भी पूरे 15 मार्क्स थ्योरी के आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। होपफुली यूनिट 3 की पूरी स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 के लिए। तो देखो दोस्तों, ना बैकलॉग का डर, ना रिजल्ट की चिंता। अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, 1-to-1 टीचर इंटरैक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड, अपडेटेड, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आल्स इंजीनियर के ऐप पर। ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। दोस्तों अब एंट्री हो जाती है वेक्टर्स की, और वेक्टर्स के हम लोगों को 2 यूनिट है, एक है वेक्टर डिफरेंशिएशन और दूसरा है वेक्टर इंटीग्रेशन। सबसे शुरू में हमें क्या चीज पता होनी चाहिए, तो दोस्तों बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के बेसिक्स मतलब क्या होता है यार, आपको एक तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में किस तरीके से आई कैप, जे कैप और के कैप की एंट्री होती है। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, किस तरीके से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं भाई साहब, यूनिट वेक्टर, किस तरीके से इसके हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए क्या होता है ए बार डॉट बी बार एंड क्या होता है ए बार क्रॉस बी बार, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। ये होता है वेक्टर्स का बेसिक्स। इसका यूट्यूब पे भी वीडियो अवेलेबल है, आपको देखना है तो, और ऐप पे तो भाई बहुत डिटेल में दिया ही हुआ है। इसी के साथ साथ आपको अब इसमें क्या क्या जरूरी है, तो भाई अगर आपका एक हीरो है जिसको हम लोग कहते हैं आर बार, ये हमेशा दोनों यूनिट का हीरो रहने वाला है 4 और 5 का, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो हमेशा याद रखना जब आप dr बाई dt करोगे तो इसे कहते हो टेंजेंट वेक्टर, या फिर इसी को आप नाम दे सकते हो वेलोसिटी वेक्टर। और इसका एक और बार डेरिवेटिव जब आप लोगे, यानी कि d स्क्वायर आर बार बाई dt स्क्वायर लोगे, तो ये आपका बन जाएगा एक्सेलरेशन वाला वेक्टर। तो दोस्तों ये सारे बेसिक्स, और इसी में आपको जब भी कोई 2 टेंजेंट के बीच का एंगल पूछा जाए तो आपको हमेशा एंगल वर्ड आने के बाद लेना है डॉट प्रोडक्ट, जो कि होता है T1 T2 और होता है आपका cos थीटा। यही cos थीटा आपको एग्जाम में निकालना पड़ता है जब आपको फाइन एंगल वाले सम्स पूछे जाते हैं। अब आप पूछोगे सर ये सारी चीजें बता रहे हो लेकिन आपने ये राइट साइड में क्या होता है इसके बारे में बताया नहीं। भाई देखो यूनिट 3 में भी मुझे पता है, आप जब मुझे देख रहे हो तब आपका ध्यान इधर होगा ही होगा। आपके सर ने कब से पेपर्स निकाल के रखे हुए हैं। आपको पता है जब मैं ऑफलाइन की भी बैच लेता हूँ ना, ऑफलाइन के बैच में जब भी कोई टॉपिक खत्म करता हूँ लाइन से शुरू करता हूँ, May 22 से सारे पेपर्स बच्चों को दिखाता हूँ और बोलता हूँ कि देखो इसमें से कौन से क्वेश्चंस आपको इमीडिएट आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चंस को आपको देरी लग रही है। फिर हम लोग मिलके क्लास में ये सारे क्वेश्चंस खत्म कर देते हैं। आपको भी उसी तरीके से पढ़ाई करनी है, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस करोगे तो भी आपके लिए फिलहाल तो मोर देन इनफ है दोस्तों। अब इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए भी आप देख सकते हो एग्जाम में सर क्या क्या पूछा जाता है। तो आप ओवरऑल देखोगे तो सब जगह पे आपको भरा पड़ा दिखाई देगा डीडी नाम का कॉन्सेप्ट। डीडी को क्या बोला जाता है भाई, डीडी का मतलब होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव में आप कहना क्या चाहते हो, हमें एक्चुअल में क्या क्या करना पड़ेगा तो बता देता हूं भाई। ये जब डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है इसका फॉर्मूला है डेल फाई डॉट, आपको हमेशा क्या फाइंड आउट करना पड़ता है ए कैप, इसे कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और यहाँ पे आपको स्टेप्स बहुत सटीक तरीके से स्टेप्स पूछे जाते हैं। आपको फाई दिया जाता है, आपको उसका क्या करना है डेल फाई यानी कि डेरिवेटिव निकालना है, और हर एक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स को आई कैप लगाओ, विद रिस्पेक्ट टू वाई को जे कैप और विद रिस्पेक्ट टू जेड को के कैप। डिटेल में वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और ऐप में तो बहुत अपडेटेड है, अभी लेटेस्ट मैंने लास्ट वीक शूट किया हुआ अपडेटेड अवेलेबल है, और उसको हम लोग डेल फाई एट अ पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ये हो गया डेल फाई का पूरा सेट। अब ए बार निकालने के लिए आपको बहुत सारे तरीके मिलने वाले हैं। अब ए बार निकालने के लिए अराउंड 6 तरीके, जहां पे आपको डायरेक्टली वेक्टर दिया जाएगा,
फिर आपको पॉइंट दिया जाएगा। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन में आपको डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन में कभी कभी न्यूमरेटर में आपको एक से बड़ा कोएफिशिएंट दिखता है, उसको एडजस्ट करना है। टेंजेंट वाले सम्स आते हैं, सरफेस वाले सम्स आएंगे। आपको इन सारे सम्स की प्रैक्टिस करके एक एक एलिमेंट के फिर जाके इसके ऊपर अटैक करना है। दैट इज योर डायरेक्शनल डेरिवेटिव। मुझे पूछो तो ये जो कॉन्सेप्ट है सारी, ये सीखने के लिए 1 घंटा लगता है। 1 आवर पकड़ के चलो आप, राइट। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए आप प्रॉपर 3 घंटे दे दो, यानी कि जितने सारे मैंने नोट्स में सम दिए हुए आपको सारे के सारे सम्स खत्म करने हैं, तभी जाके डायरेक्शनल डेरिवेटिव बहुत अच्छे से खत्म होगा। एंड डू नॉट टेक रिस्क इन दिस केस, बिकॉज डी आप देख सकते हो, आपका हमेशा जब भी सवाल मोस्टली शुरू होता है, आपको पहला सवाल पूछा जाता है वो हमेशा डायरेक्शनल डेरिवेटिव के होता है कि पे होता है। तो ये 5 मार्क तो आपको किसी भी तरीके से निकालने ही निकालने। उसके बाद आप ये करोगे, ये करने के बाद मेरा एक ओपिनियन रहेगा, वेक्टर आइडेंटिटीज मत करो, आप जाओ इरोटेशनल की कॉन्सेप्ट के लिए। अब इरोटेशनल की कॉन्सेप्ट के लिए सिर्फ 2 चीजें लगती है। एक जो चीज लगती है वो लगती है कि आपको हमेशा एफ बार दिया जाएगा, आपको उसका डेल क्रॉस क्या करना है, एफ बार, जो कि होता है डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला। और दुनिया किधर भी जाए इस डेल क्रॉस एफ बार का आंसर आपको कितना दिखाना है, 0। दैट क्लियरली टेल्स अस कि आपका फील्ड जो था वो किस तरीके से था, इरोटेशनल, एंड इट इज प्रूव्ड। ये थीम आपकी फिक्स्ड रहेगी, यानी कि 5 में से 3 मार्क्स मिलने का एक सबसे प्यारा तरीका है कि आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। और उसके बाद वो आपको पूछते हैं किसको फाइंड करो, फाई। और अगर आपको बाई चांस फाई को फाइंड करना है दोस्तों, तो फाई बेसिकली इज मेड अप ऑफ कुछ इस तरीके का फॉर्मूला। f1 के साथ dx, f2 के साथ होता है dy, f3 के साथ होता है dz। ये सारी चीजें करोगे तो आपको यहां पे समझ में आएगा। यहां पे y और z को कंसिडर किया जाता है कांस्टेंट, यहां पे सिर्फ z को कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है, लेकिन द टर्म हैज टू बी फ्री फ्रॉम x, फ्री फ्रॉम x, एंड द टर्म हैज टू बी फ्री फ्रॉम x एज वेल एज y। इसका हमें आगे जाके बहुत ज्यादा फायदा होता है दोस्तों। ये चीज की जाती है किसको फाइंड करने के लिए, फाई को फाइंड करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज इरोटेशनल और फाइंड फाई अच्छे से करो। सर इसको कितना टाइम लगेगा, इसको 1 घंटा लगेगा। सो 3, 1 और 1 टोटल आपके 5 घंटे यहाँ पे खत्म हुए। अब आता है सबसे बड़ा पार्ट, दैट इज वेक्टर आइडेंटिटीज। टोटल वेक्टर आइडेंटिटीज के आप मुझे पूछोगे तो देयर आर अप्रोक्सीमेटली कितने फॉर्मूलेज, 20। आप क्या कर सकते हो पता है, ये 20 फॉर्मूला की मैंने ना ट्रिक दी है किस तरीके से याद रखना। क्या दिए, ट्रिक। तो मैंने सीक्वेंस भी दी है, इसी तरीके से उसको याद रखना है। तो आप क्या कर सकते हो पता है, अगर आप ऐप पे वीडियो देख रहे हो ना, तो ये जो टॉपिक चल रहा है उसमें वेक्टर आइडेंटिटीज के सिर्फ फॉर्मूला का एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। आप मस्त से वो सीखो, फिर बंद करो, लिख के आपके नोटबुक में वो नोटबुक, और फटाफट 1, 2, 3, 4 करके फॉर्मूले याद रखने की कोशिश करो। उसमें भी मैंने एंड में दिए हुए कौन से नंबर्स के फॉर्मूलेज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप सम को सॉल्व करोगे। तो इसीलिए ये बहुत अच्छे से करके फिर इसके ऊपर के सम्स आपको करने। और लेट मी टेल यू समथिंग, वेक्टर आइडेंटिटीज काफी बड़ा पार्ट है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तब जाके ये सॉर्ट होता है। तो मेरे हिसाब से ये इस तरीके से जाएगा। अब आप मुझे पूछोगे सर इतना सब कुछ बता रहे हो, क्या यहाँ पे डिस्काउंट मिल सकता है? मैं बताता हूँ कहाँ पे डिस्काउंट लेना है। बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स एंड वेक्टर डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव तो मैंडेटरी है भाई, कंपलसरी है। इरोटेशनल एंड फाइंड फाई भी कंपलसरी है। अब आपको बताता हूँ, जब वेक्टर आइडेंटिटीज की बात होती है तो एग्जाम में क्या होता है, इतने सारे फॉर्मूलेज हम लोग को इमीडिएटली याद नहीं आते। मैं बताता हूँ, फॉर्मूलेज याद रखो। जितने सम्स आपके इमीडिएट दिमाग में जा रहे हैं कॉन्सेप्चुअली, वापस बता रहा हूँ, जितने सम्स कॉन्सेप्चुअली आपके दिमाग में जा रहे हैं आप उतने सम्स कर लेना। अगर कुछ लगता है आपको टफ है तो फिलहाल आप उसको बाजू में रख सकते हो। इसी तरीके से इसको आगे जा सकते हैं। आप अगर बोलोगे नहीं सर मुझे वेक्टर आइडेंटिटीज पूरा का पूरा स्किप करना है, तो ये नहीं हो पाएगा। आप अगर मुझे फाइनली पूछोगे सर प्लीज सीक्वेंस बताओगे कि क्या, तो बताता हूं मैं आपको सीक्वेंस इसकी। आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, बेसिक्स करना है। वही अपना ग्रीन कलर लगा के बताता हूं आपको, बेसिक्स करना है। उसके बाद वेक्टर्स, वेक्टर डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी कि आर बार, टी बार, वी बार, ए बार एंड एंगल। ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको वर्कआउट करनी है। ये 2 पहले वर्कआउट करोगे 1 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद आपको अटैक करना है डीडी की कॉन्सेप्ट पे, और डीडी के कॉन्सेप्ट के बाद आपको अटैक करना है इरोटेशनल के ऊपर। एंड द फाइनल पार्ट दैट यू विल बी डीलिंग ऑफ विथ, दैट इज नथिंग बट वेक्टर आइडेंटिटीज। इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इसको आप आपके हिसाब से मनचाहा स्किप कर सकते हो। आपका कॉल रहेगा आपको किस तरीके से इसके लिए आगे बढ़ना है। पेपर का एनालिसिस ऑलरेडी यहाँ पे आपको बस क्या करना है, कितना करना है, मैंने डीप में समझाया हुआ। यूनिट 4 की स्ट्रेटेजी होपफुली आपके दिमाग में बैठी हुई है। नेक्स्ट जाते हैं यूनिट नंबर 5 के लिए। भाई जैसे वेक्टर डिफरेंशिएशन था उसी तरीके से वेक्टर इंटीग्रेशन है। यहाँ पे हम लोगों को देखो टॉपिक वैसे देखा जाए तो सिर्फ 4 है। देखो लाइन इंटीग्रल है, ग्रीन्स लेमा थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस है और स्टोक्स थ्योरम है। तो मुझे पर्सनली मैं बताता हूँ आपको सीक्वेंस किस हिसाब से आगे लेके जाना है। आप जब पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई की सीक्वेंस आपकी रहेगी, सबसे पहले आप लोग क्या करना,
लाइन इंटीग्रल करना। क्या करना? लाइन इंटीग्रल। अब आप पूछोगे सर लाइन इंटीग्रल करूंगा, उसके बाद मुझे नेक्स्ट क्या करना है? लाइन इंटीग्रल के बाद आप इमीडिएटली अटैक कर सकते हो किसके ऊपर? स्टोक्स थ्योरम के ऊपर। आप सीक्वेंस बहुत सही है, ये आप देख लो मैं जो बोल रहा हूं। उसके बाद 3 नंबर पे आप करोगे ग्रीन्स थ्योरम, एंड 4 नंबर पे बाय एनी चांस अगर आपको लगा तो आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कर सकते हो। अब आप पूरा पेपर देखोगे तो आपको हमेशा दिखाई देगा ये गॉस डाइवर्जेंस हमेशा आया हुआ है। करना है तो इसके स्पेसिफिकली स्फीयर वाले सम जो है वो कंपलसरी करके जाओ इफ यू फील, स्फीयर एंड सिलेंडर वाले। अब बात करते हैं लाइन इंटीग्रल ग्रीन्स लाइन इंटीग्रल, ग्रीन्स और लाइन इंटीग्रल, यानी कि लाइन इंटीग्रल को हमेशा ऑरिंग में इधर लाइन इंटीग्रल आता है या फिर ग्रीन्स थ्योरम आता है। तो आपको ये जो लाइन इंटीग्रल है और ये जो ग्रीन्स थ्योरम है इसमें काफी सिमिलरिटी, आप इनको अटैक कर सकते हो। पूछोगे मुझे कि सर लाइन इंटीग्रल में अगर हम लोगों को सॉल्विंग करना है तो बताओगे क्या क्या दिमाग लगेगा और किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो चलो आपको बहुत अच्छे से बता देता हूं। जब लाइन इंटीग्रल की हम लोग बात करेंगे तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए। देखो आपको पैराबोला देते हैं या फिर x, y और z को सबको इन टर्म्स ऑफ वो लोग t देते हैं, या फिर आपको देते हैं लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, या फिर आपको देंगे वो अननोन पाथ। क्या देंगे? अननोन पाथ। तो भाई कुछ इस तरीके से फॉर्मेट्स आपको आ सकते हैं। ये सबसे पहला लॉट। इसके बाद पहले इसकी पढ़ाई करके लेना है, उसके बाद आपको जो इसका नेक्स्ट लॉट आता है उसमें आपको सिर्फ 2 लोग आते हैं। एक बंदा होता है एलिप्स का और दूसरा बंदा होता है वो हमेशा होता है आपका सर्कल का। ये आपको 2 तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो लाइन इंटीग्रल करने के लिए मैंने भी पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 वीडियोस बनाए हुए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपको, जब आप इसकी पढ़ाई करोगे तो ये इतने टॉपिक आपके कवर होने चाहिए। अब लाइन इंटीग्रल कवर होने की इमीडिएटली बाद आप आओगे स्टोक्स थ्योरम। क्यों सर स्टोक्स थ्योरम में क्यों आना है? तो स्टोक्स थ्योरम बेसिकली क्या करता है पता है? सिंगल इंटीग्रल में ये लाइन इंटीग्रल ही है, वर्क डन, और यहां पे आपका आता है स्टोक्स थ्योरम का एक्चुअल फॉर्मूला जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। आपको सच्ची बात बताओ, ये जो आप कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड, ये लाइन इंटीग्रल ही है। इसका मतलब है आपके ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सम्स जो कि स्टोक्स थ्योरम के वो सॉल्व हो सकते हैं। किससे? इस लाइन इंटीग्रल की कॉन्सेप्ट से। वो भी कौन सी कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा यूज होगी? एलिप्स और सर्कल के सम सबसे ज्यादा इनडायरेक्टली यूज होते हैं स्टोक्स थ्योरम में, जिसकी आपको डायरेक्ट लॉटरी मिल सकती है। इसमें बस आपको 2 चीजों का ख्याल रखना है। एक, आपको कुछ चुनिंदा रिडक्शन फॉर्मूलाज है जो कि जब ये सिखाया है उसमें ऑलरेडी अवेलेबल करा के दिया हुआ है, या फिर आप खुद पढ़ लेना जब आप बिना कोर्स अगर ये वीडियो देख रहे हो तो। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे करनी है वो ये करनी है कि आपको रेक्टेंगुलर लेमिना का एक सम है यहाँ पे, वो रेक्टेंगुलर लेमिना का सम बहुत अच्छे से करके जाना है। सो दिस बेसिकली एंड्स आवर स्टोक्स थ्योरम। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है अपन को यहाँ पे। इसमें कभी कभी जब राइट हैंड साइड सॉल्व करनी पड़ती है तो आपको पता ही, अभी हम लोगों ने देखा है, दिस इज डेल क्रॉस एफ बार जो हम लोग रोटेशनल में यूज करते हैं। इसका कुछ आंसर्स निकालो, और ये जो ds बार है ना, ये आपको डायरेक्टली कभी कभी दिया जाता नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हो n कैप इंटू ds, n कैप इंटू क्या लिख सकते हो? ds, जिसमें n कैप के आंसर्स निकालने के लिए आपके पास तरीके होंगे, दैट इज डेल फाई अपॉन, आप इसको लिख सकते हो विद द तरीका कॉल्ड एज मॉड डेल फाई। तो ये कॉल जो है ये आपको सम बाय सम लेना है। तो प्लीज ये इसके बाद ये मैंने किसी भी सीक्वेंस में नोट्स में दिया हो, आपको बस मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द नोट्स का सीक्वेंस, जो मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी का सीक्वेंस बोल रहा हूँ, वो आपको कंपलसरी फॉलो करना है। यहाँ पे कोई सेकंड राय नहीं होनी चाहिए। अब सर ये 2 टॉपिक तो कर लिए, अब हम क्या करें? अब आपको जाना है ग्रीन्स थ्योरम के लिए। ग्रीन्स थ्योरम करता क्या है? बेसिकली वो भी वर्क डन का ही काम करता है, लेकिन जब ग्रीन्स थ्योरम की बात आती है तो आप देखना यहाँ पे u dx प्लस क्या रहेगा आपका v dy, और ये आपका डबल इंटीग्रेशन में क्या करेगा? डैबा v बाय डैबा x माइनस डैबा u बाय डैबा y, ऐसा कुछ है। और यहाँ पे है dx और dy का कॉन्सेप्ट। ये डैबा जो लिखा हुआ है दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये सिंगल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन होता है। कभी कभी वेरीफाई के सम पूछते हैं, जब वेरीफाई पूछते हैं तो सॉल्व करने के लिए बहुत समय लगता है, तो करना है कि नहीं करना है का कॉल रखो। अदर देन वेरीफाई व्हाट यू हैव टू थिंक ऑफ इज, ये f1 होता है, ये f2 होता है, ये वही सम है f1 dx प्लस f2 dy वाला जो हम लोग कहाँ पे करते हैं? लाइन इंटीग्रल में कॉन्सेप्चुअली करते हैं। तो आसान है, दिमाग आपका सही से लगाओ। यहाँ पे पैराबोला और लाइन वाले सम्स बहुत ज्यादा आते हैं, इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। एक एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो में बहुत जरूरी है आपके लिए, राइट? आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। हैविंग सेड दिस, अब हम लोग देखेंगे लास्ट, दैट इज गॉस डाइवर्जेंस। गॉस डाइवर्जेंस में बहुत वैरायटी है। इसके शो दैट, प्रूव दैट वाले जितने सारे सम्स है, वो सारे सम्स करने के लिए हमें वापस से क्या आना जरूरी था? वेक्टर आइडेंटिटीज की कॉन्सेप्ट। यानी कि एक टाइप जहां पे आप लोग गॉस डाइवर्जेंस का शो दैट, प्रूव दैट कर सकते हो, और दूसरा टाइप, यार सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसके ना स्फीयर और सिलेंडर वाले सम्स बहुत ज्यादा आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे जितने गॉस डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं उसमें से ऑलमोस्ट 80% सम्स आप देखोगे तो आपको स्फीयर और
सिलेंडर की दिक्कत नहीं। मुझे जितना बताना था इस यूनिट का मैंने आपको बता दिया। होपफुली समझ में आ रहा है। सर कितना समय लग सकता है सर करने के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लाइन इंटीग्रल है ये आपको ऑलमोस्ट 3 आवर्स लेगा। ये स्टोक्स थ्योरम है, ये आपका ऑलमोस्ट 2 घंटे लेगा। ये भी आपका कम से कम 2 घंटे लेगा, और ये करोगे तो ये भी आपका 2 घंटे लेगा। तो मुझे पूछोगे तो ऑलमोस्ट 9 आवर्स प्लस, यानी कि आप पकड़ के चलो ऑन एन एवरेज। ये थोड़ा सा बड़ा यूनिट है तो ये आपका ऑलमोस्ट 10 घंटे ले सकता है। दोस्तों ख्याल रखना, अच्छे से करना। आपको अगर कुछ स्किप करना है तो स्किप करने का पार्ट मैं आपको बताता हूँ। सीक्वेंस में भी लिखा हुआ है मैंने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का एंड वाला, जहां पे आप याद रख सकते हो। शो दैट, प्रूव दैट कर लो, और इसका सिलेंडर और स्फीयर वाला इतना पार्ट जरूर करना। डन। नेक्स्ट फाइनली यूनिट नंबर 6 के लिए हम लोग आते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, जिसके बारे में मुझे बहुत डिटेल में बात करनी है आपसे। तो इसके ऊपर के सम्स किस तरीके से आते हैं, बिफोर गोइंग फॉर इट आप थोड़ा यहाँ से ध्यान दे के देखोगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आएगी। हार्मोनिक फंक्शन, मिलने थॉमसन, रेसिड्यू, कॉचीज इंटीग्रल, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब सबसे पहले नीचे का सेक्शन देखोगे तो सब जगह पे आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा। तो आप जब इस टॉपिक की शुरुआत भी करोगे ना, आप एक छोटी सी चीज कर सकते हो, कोई किसी के साथ कनेक्टेड है नहीं, तो आप सबसे पहले टॉपिक जो खत्म कर सकते हो वो खत्म कर सकते हो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली 2 टाइप आते हैं, एक जहां पे आपको मैट्रिक्स यूज करना है, और दूसरा जहां पे आपके वर्ड प्रॉब्लम है। राइट, मैंने नोट्स में दिए हुए वर्ड प्रॉब्लम सिर्फ 3 है, एक्चुअली 5 है, उसमें से 2 थोड़े से कंफ्यूजिंग है। 3 आप रट के जा सकते हो, 3 वर्ड प्रॉब्लम आप अच्छे से करके जा सकते हो। कॉन्सेप्ट वाइज है, अब समझ में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैट्रिक्स वाले सम्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं। मैट्रिक्स वाले सम्स में क्या होता है बताता हूँ। आई वाले होते हैं और आई के साथ साथ इन्फिनिटी वाले भी सम्स होते हैं। तो ये 2 टाइप्स जो है ना, ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है कि भाई एडजॉइंट कैसे निकाला है सर ने, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में किस तरीके से W और Z यानी कि ओमेगा और Z जो भी आपको कंसिडर करना है वो एलिमेंट्स यूज हुए, उससे मैट्रिक्स कैसे बना है, फिर मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कैसे किया हुआ है, फिर जाके उसका सॉल्विंग करके ABCD किस तरीके से आया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग W और Z का रिलेशनशिप लगाने की कोशिश करते हैं। तो AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D में हमें 4 लोग निकालने पड़ते हैं, ABCD, और इन चारों को निकालने के लिए एक मैट्रिक्स वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये यूनिट जैसे ही शुरू होता है, आप बाकी कुछ मत करो, डायरेक्टली अटैक करो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। सबसे पहले तो मैट्रिक्स वाले सम्स और उसके बाद इसके वर्ड प्रॉब्लम, ताकि आपका ये जो BLT सारे पेपर्स में दिखाई दे रहा है, ये वाला सेक्शन आपका सबसे पहले तो कवर हो जाए। डन। अब सर ये तो आपने बता दिया, इसी के साथ साथ आप नेक्स्ट हमें बता सकते हो हम लोगों को किसको यहाँ पे अटैक करना है और कैसे सॉल्व करना है। तो आपको नेक्स्ट अगर कुछ टॉपिक करना है तो आप ये दो टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर सकते हो, कॉचीज का इंटीग्रल थ्योरम और कॉचीज का रेसिड्यू थ्योरम। स्टेप बाय स्टेप जाते। सबसे पहले मैंने आपको बोला बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन करो, अब नेक्स्ट मैं बोलूंगा आपको कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम करो। कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिकली रीजन ड्रॉ करते आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रीजन। कैसे ड्रॉ करते हैं सर? तो बेसिकली Z माइनस C इज इक्वल टू आपका क्या होता है, तो ये होता है आपका सर्कल। क्या होता है दोस्त? सर्कल। तो मोस्टली सम्स में आपको इस तरीके से कुछ दिखता है, या फिर आपको ये दिखता है x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1, जिसको एलिप्स बोलते हैं। तो इधर सर्कल और एलिप्स में आपको ये सेक्शन जो है वो बहुत अच्छे से इसका डायग्राम ड्रॉ करते आना चाहिए, रीजन ड्रॉ करते आना चाहिए। ये सर्कल होता है जहां पे ये वाला पार्ट को सेंटर कंसिडर किया जाता है, ये वाले पार्ट को रेडियस कंसिडर किया जाता है। अब आपको इसी के साथ साथ जो भी आपका प्लॉट होगा, लेट्स से ये प्लॉट हुआ, ये शायद से 1 से लेके 3 जा रहा है और यहाँ पे अगर 2 है, तो आपको क्या चेक करते आना चाहिए कि क्या आपका पोल इस रीजन के अंदर आ रहा है या फिर रीजन पे आ रहा है। रीजन के अंदर या फिर रीजन पे अगर आपका आ रहा है तो ही आपका आगे कैलकुलेशन बनेगा, अदरवाइज आपका इंटीग्रेशन का आंसर ही 0। मतलब कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, अकॉर्डिंग टू कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम आप इसको 0 लिख सकते हो अगर रीजन के कहा रहा, बाहर रहा तो। लेकिन वो लोग इतने भी पागल नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं एक आध पोल ऐसे देंगे जो कि हमेशा आपके रीजन के अंदर आएगा। और रीजन के अंदर अगर आपका पोल आया तो भाई आपको उसको सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज करने, और तभी जाके इसका काम आपका सही तरीके से बन पाएगा। तो इट इज माई काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ये वाला कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम बहुत अच्छे से करो। और आपने अगर स्क्रैच से, मतलब ये टॉपिक कर लो, है ना, इसके मैट्रिसेस वाले और इसके वर्ड प्रॉब्लम एक बार खत्म होने के बाद इमीडिएटली कॉचीज इंटीग्रल करोगे ना, मैं आपको बताता हूँ, ये अगर आपका ऑलमोस्ट 2.5 पकड़ता हूँ, चलो ज्यादा टाइम लेता हूँ इसको, तो ये जो है ना, ये आपका 1 घंटे में खत्म हो सकता है, ये और ये भी आपका 1 घंटे में खत्म हो सकता है। सो आपको बेसिकली इस सीक्वेंस से ये वाला पैच खत्म करना है, ताकि कॉचीज इंटीग्रल को आप देख सकते हो
वो मोस्टली कॉचीज इंटीग्रल को ओरिंग में रेसिड्यू आ चुका है, कॉचीज इंटीग्रल को हमेशा ओरिंग में क्या आ चुका है, रेसिड्यू, यानी कि ये दोनों टॉपिक एक बार हो गए। तो पीछे से देखो आपका बीएलटी भी सेट हो गया और आपका रेसिड्यू भी सेट हो गया और आपका बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन भी सेट हो गया। अब इतना सब कुछ सेट होने के बाद भाई साहब आपके लाइफ में बचा क्या है भाई, ये दो ये और उसके बाद ये रेसिड्यू है। रेसिड्यू में क्या करना पड़ता है, ये इससे भी ज्यादा आसान। आपको यहाँ पे z ट्रांसफॉर्म के लिए जिस तरीके से आप लोग इनवर्स z निकालते थे ना यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, वही मेथड यहाँ पे यूज करनी है और सारे रेसिड्यूज निकालते जाने। सच्ची बता रहा हूँ ये बिल्कुल समय नहीं लेगा, आप एक बार कोशिश तो करो किस तरीके से सॉल्व किया। यहाँ पे भी हमें रीजन फॉर्मिंग जो है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ये दो टॉपिक के लिए इट इज मैंडेटरी, रादर दो टॉपिक के लिए करता हूँ इसको। ये दो टॉपिक के लिए हमें बेसिकली क्या फाइंड करते आना चाहिए, रीजन अच्छे से फाइंड करते आना चाहिए। और यही सबसे बड़ी हिंट रहेगी आपको जब आप इसके सॉल्विंग के लिए जाओगे। तो होपफुली जो मैं बता रहा हूँ सब आपके दिमाग में घुस रहा है। और उसके बाद सर हम लोगों ने अब क्या करना है, देखो ये करने के पहले ये तीनों टॉपिक्स होने के बाद इमीडिएटली आपको जंप करना है एनालिटिक फंक्शन के ऊपर। आप बोलोगे सर ऐसी सीक्वेंस तो आपने नोट्स में भी नहीं दी है। यार ये स्ट्रेटेजी है, वो भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, दिमाग लगाना पड़ता है इंजीनियरिंग वाला, तभी जाके आपका यहाँ पे स्कोर होने वाला है। एनालिटिक फंक्शन पहले क्या होता है ये हम लोगों को करना है। यहाँ पे कॉचीज रेमन इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होती है, जिसको सीआर इक्वेशंस बोलते हैं। तो पहले तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन में कभी कभी के फाइंड करने के लिए कुछ सम्स आ सकते हैं, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। एंड उसके बाद है आपका फाइंडिंग एफ ऑफ जेड। फाइंडिंग एफ ऑफ जेड या फिर कॉन्जुगेट जब आपको बोलते हैं तो उसे कहते हैं मिलने थॉम्सन मेथड। बहुत सही सी मेथड है ये। मेथड जो है वो चार सिचुएशन में यूज होती है। आपको एक तो इनमें से कुछ दिए जाएंगे, मोस्टली यू और वी दिए जाते हैं। अब देखो u दिया है आपको एफ ऑफ जेड पूछेंगे और v पूछेंगे, v दिया है आपको एफ ऑफ जेड पूछेंगे और u पूछेंगे, ये दिया है तो एफ ऑफ जेड पूछेंगे, ये दिया है तो आपको एफ ऑफ जेड पूछेंगे। तो एफ ऑफ जेड फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं और इस प्रोसेस का जो बेसिक हैंडलर है वो है आपका एनालिटिक फंक्शन का सीआर इक्वेशन। सीआर इक्वेशंस बहुत सही तरीके से यहाँ पे यूज होती है। आपको पता है एक सम किया तो बचे हुए सारे सम बिल्कुल सेम दिखाई देंगे, यानी कि एक 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 सिर्फ 4 सम्स अच्छे से कर लो, चारों सम समझ में आए ना, बिल्कुल थीम सेम है। बस कहाँ पे दिमाग लगता है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ज्यादा करना पड़ता है। तो कभी कभी यूवी रूल आता है, कभी कभी डिफरेंशिएशन का यू बाई वी रूल आता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब होता क्या है, बच्चे यूजुअली इस यूनिट की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, पहले मैं एनालिटिक करूंगा, फिर मैं हार्मोनिक करूंगा और फिर उसके बाद में फाइंड एफ ऑफ जेड और कॉन्जुगेट के सम्स करूंगा। और यहां तक आने के बाद उनकी वाट लग जाती है, बिकॉज डेरिवेटिव में इतने स्ट्रांग आप नहीं होते, तब आपको लगता है यार पूरा यूनिट ही टफ है। तो इसीलिए आप पहले मैट्रिसेस अच्छे से कर लो बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन वाला, उसके बाद कॉचीज का रेसिड्यू, कॉचीज इंटीग्रल, देन कॉचीज रेसिड्यू करोगे तो आप एटलीस्ट वो पीछे के 10 मार्क्स जो है वो पूरे सेट में लेके आ रहे हो आपके। और उसके बाद ऊपर आया ठीक, नहीं आया कम ज्यादा, ऊपर नीचे हम लोग लिख के इसको बाजू में रखने वाले। तो ये है आपके पूरे के पूरे यूनिट 3, 4, 5, 6 का एनालिसिस। दोस्तों इसके जो एमसीक्यूज है वो भी यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ऐप में डिटेल में अपडेटेड अवेलेबल है। दिसंबर 2024 के पेपर का एनालिसिस भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, ऐप पे तो डिटेल पीडीएफ भी अवेलेबल है और सारे के सारे यूनिवर्सिटी आस्क्ड क्वेश्चंस जो है वो कवर किए गए हैं ऐप में। तो मेरी आपको हाथ जोड़ के अब विनती है दोस्तों, ये जो पूरे यूनिट 3, 4, 5, 6 का मैंने आपको एनालिसिस बताया, इसकी प्लीज अच्छे से दिमाग में रखना, हर एक चीज दिमाग में रखना और प्लीज अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।